हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे। रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में हम पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है। और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटे मैटर वेव्स के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी जो जिसको हम मटेरियल समझते हैं, जो मटेरियल पार्टिकल है जिसका कुछ रेस्ट मास है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है, ऐसा हमें बताया बेटे डी ब्रोगली ने। किसने बताया? डी ब्रोगली ने। और उन्होंने हमें दिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पहले भी एक दिन डिस्कस किया था। हाइपोथेसिस का मीनिंग भी आप बच्चों को बताया था। बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बताई गई जो बात है उसे हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं, लेकिन वो बात ट्रू है कि नहीं ये तो फिर किसी ना किसी तरीके से प्रूफ के साथ ही हम मान सकते हैं। उसके बाद डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डी ब्रोगली ने जो बात कही उसको ट्रू साबित भी किया। ठीक है, मतलब दे जस्ट वांटेड टू नो कि डी ब्रोगली जो कह रहे हैं वो बात कितनी ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए वो मटेरियल पार्टिकल्स और वेव्स के लिए एक दूसरे को प्रूफ करने वाले रिजल्ट्स थे। वो हम डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डी ब्रोगली वेव्स की बात करते हैं। इन वेव्स को बेटे मैटर वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर वेव्स। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, यानी एक वेव उसके साथ चल रही होती है। इफ देयर इज ए पार्टिकल इन मोशन देन डेफिनेटली देयर इज ए वेव। ये कहना था डी ब्रोगली का। इज इट क्लियर? इस बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला भी आप बच्चे जानते हैं। क्या फार्मूला है? लैम्डा इक्वल टू h बाई mg है ना। तो कैसे आया वो फार्मूला, वो देखिए। देखो बेटे, अगर हम बात कर रहे हैं फोटोन की, किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन। वैसे तो हम फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बड़े पार्टिकल्स की भी बात कर सकते हैं। ये सारे तो मैंने छोटे पार्टिकल्स की बात करी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की। मैक्रोस्कोपिक लेवल में भी अगर हम कहेंगे, अब आपको सर अगर कोई कार मूव कर रही है तो क्या उसके साथ वेव एसोसिएटेड है? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि डी ब्रोगली ने कहा है इफ देयर इज ए मटेरियल पार्टिकल इन मोशन देन देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद दिस। इज इट क्लियर? बट एक्सपेरिमेंटली हमने जिन पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, वेव्स की वेवलेंथ फाइंड आउट की है, जनरली हमारी थ्योरीज के अंदर आप देखें कि आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोटोन की, फॉर ए फोटोन व्हाट इज इट्स एनर्जी बेटे? E is equal to h nu। हाँ या ना बोलो? एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज E is equal to h nu। और अगर हम इस फोटोन के मोशन की बात कर रहे हैं तो इसका मास कितना होगा बेटे? इसका कोरिस्पोंडिंग मास कितना होगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आ गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन E is equal to mc स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फोटोन है जिसकी कुछ एनर्जी E है h न्यू के बराबर, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उस एनर्जी को मास के साथ अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो इस रिलेशन से बताया जा सकता है E is equal to mc स्क्वायर से। इसका मतलब इन दोनों एनर्जी को हम बराबर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? h न्यू। और यहाँ से अगर हम न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। c से c कैंसिल हो जाएगा। हम लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर रहे हैं, c से c कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बेटे? h डिवाइडेड बाई mc। c की जगह आप v भी लिख सकते हैं। अगर कोई और पार्टिकल की बात करें, हमने बात फोटोन की थी, इसलिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो ये फोटोन के लिए आ गया बेटे डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज द फार्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कोई भी जनरल पार्टिकल के लिए आप बात करें जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती, उससे कुछ कम होगी, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बेटे? h बाई mv। कुछ कम से मेरा मीनिंग ये नहीं है कि कंपैरेटिव c, मतलब कितने भी हो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। अब आप देखेंगे कि इस फार्मूले में जो राइट साइड है, राइट साइड का डेनोमिनेटर मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम दिखाता है बेटे। क्या दिखाता है? मोमेंटम। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h बाई v। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला है। इज इट क्लियर?
हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा कि सेट में भी हमारे इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड शायद न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आया। इज इट क्लियर? फाइनल एग्जाम्स के नज़रिए से भी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनता है। चलिए, ये तो था बेटे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि आप देखेंगे कि जो राइट साइड है, राइट साइड में है लैम्डा यानी वेवलेंथ, सॉरी लेफ्ट साइड में है वेवलेंथ और राइट साइड में मोमेंटम। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटे? किसी वेव की ना, और मोमेंटम पार्टिकल की। तो ये फार्मूला ही हमें बता रहा है वेव पार्टिकल रिलेशन। ये फार्मूला ही क्या बता रहा है? वेव पार्टिकल रिलेशन। तो ये बताया हमें डी ब्रोगली ने, और इन वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स कहते हैं। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटे? इलेक्ट्रॉन का मास पता है क्या? अरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास पता है? यस। और वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी पता हो, अगर हमें क्या पता हो? वेलोसिटी, तो हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम जो डिराइव करने वाले हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो काफी बार पूछ लिया जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे? के। तो देखिए, एज लैम्डा बराबर h बाई mv तो हमें पहले से पता है, एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है बेटे? हाफ mv स्क्वायर। यहां से अगर हम v निकालना चाहें तो v क्या आ जाएगा? 2k डिवाइडेड बाय m रूट। यस और नो? क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? डाउट हो तो पूछ लेना। यहां से v निकाल लिया, इस v को हम यहां पुट कर दें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फार्मूला आ जाएगा बेटे? h डिवाइडेड बाय mv। v की जगह पुट कर देंगे अंडर रूट 2k बाय m। कोई डाउट है? अगले स्टेप में देखिए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, इस m को अगर हम अंदर ले जाएं तो स्क्वायर होकर अंदर जाएगा ना बेटे, रूट में ले जाना है तो ये आ जाएगा 2k m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m से m। तो क्या फार्मूला आ गया बेटे? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2km या 2mk। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए बेटे? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो इस फार्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको वेलोसिटी पता है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी डाउट एनीबॉडी? अब अगर आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता रखी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रखी है तो कर लेंगे क्या? कौन कौन बच्चे कर लेंगे? हाथ ऊपर करो। सभी? वेरी गुड। कैसे करेंगे? वेलोसिटी दे रखी है, किस फार्मूले से करेंगे? लैम्डा इक्वल टू h बाई mv से। h क्या होता है बेटे? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू है? 6.63 into 10 to power -34। यूनिट बोलो? जूल सेकंड। ठीक है। मास बताओ इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 to power -31 किलोग्राम। वेलोसिटी दे रखी होगी, हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ना दे रखी हो, काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो इससे हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला जो मैंने आपको पोर्शन करवाया है, ये इसलिए करवाया बेटे कि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन सुनो क्या पूछते हैं? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज के। अगर काइनेटिक एनर्जी के है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला डिराइव करो। या फिर ये पूछ लेते हैं डिराइव दिस फार्मूला। फार्मूला बता देंगे कि ये फार्मूला निकालो इफ के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड और नॉट? यानी ये प्रूफ करना आ सकता है या बता देंगे भी डिराइव करो। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब इससे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े इसी फार्मूले की हेल्प से, तो देखिए इस अभी हम जो फार्मूला करने वाले हैं इसमें भी सेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन इसे यहाँ से कैसे ड्राइव करेंगे वो देखिए। देखो बेटे, हमारे पास क्या फार्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट 2mk। एम आई राइट? ठीक है जी। k क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। k क्या है? अब मुझे एक बच्चा कोई भी बताए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसे हम v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सेलरेट कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया आपने v वोल्ट्स का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाँ जी, इतने साइलेंट क्यों हो भाई? पूरे साल में कम से कम इस प्रकार का फार्मूला हम 10 या 15 बार डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम 10 to 15 टाइम्स। बोलो शाबाश। चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, एनर्जी क्या होती है? हाँ? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय। और अभी अभी हमने ड्यूअल नेचर वाले के अंदर जब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की थी तब भी ये फार्मूला किया था। इस दिमाग को फ्रेश रख के क्या करना है? बेचना है? दिमाग को यूज नहीं करना, खराब हो जाएगा यूज करने से, वियर एंड टियर आ जाएगा क्या इसमें? ऑल्सो K बराबर EV if an electron is accelerated by applying potential difference of V volts। अगर V volts का पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा बेटे? EV। तो ये काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पुट कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h डिवाइडेड बाय 2 MEV का रूट। इज इट ओके? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब यहाँ पर देखिए बेटे हमें क्या क्या चीजें पता है। h पता है, m पता है, E पता है, सिर्फ क्या नहीं पता? V नहीं पता। जब आप इन तीनों की वैल्यूज रख देंगे और लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कहने का मतलब 10 की पावर माइनस 10 आएगा मीटर में, उसको हटा के हमने एंगस्ट्रॉम लगाया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। अब इसमें न्यूमेरिकल आता है, सेट एग्जाम में भी आया था, और ज्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जितनी भी बार मैंने देखा है उसमें से 80% टाइम्स मैंने ये देखा है कि V की वैल्यू 100 वोल्ट्स दे रखी होती है, ठीक है? 80% टाइम्स। तो 100 वोल्ट्स वाला तो बड़ा ही सिंपल है, 100 का रूट 10 हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। जिसमें आपने किसी ने मीटर लगा रखा था, किसी ने नैनोमीटर लगा रखा था, किसी ने पता नहीं क्या किलोमीटर लगा रखा था। तो ये यूनिट आप बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमने जो फार्मूला किया है उसके पीछे कौन सी यूनिट हमने यूज की। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो लैम्डा का क्या फार्मूला है? 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए बेटे? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये फार्मूला डिराइव करते हुए हमने यहाँ वैल्यू किसकी पुट करी है? इलेक्ट्रॉन की पुट करी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला था। हमने आज स्टडी किया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी डी ब्रोगली वेव्स की वेवलेंथ का फार्मूला, फिर डी ब्रोगली वेव्स इलेक्ट्रॉन के लिए, और फिर उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एंड फिर उसी का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में कि कितना वोल्टेज अगर लगा रखा हो तो क्या वेवलेंथ आएगी। मान लीजिए 100 की जगह कुछ और ले लें, है ना, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि इधर 54 वोल्ट लेते हैं। कितना लेते हैं बेटे? 54। तो कितना आएगा? 54 का रूट क्या होता है? 7 पॉइंट समथिंग को 12.27 को उससे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.65। वैसे ही बता रहा हूँ, इफ V इज इक्वल टू 54 वोल्ट्स तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.65 आंसर। क्लियर है क्या नहीं? तो अगर हम V अलग अलग लें तो अलग अलग V के लिए आपको अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर है क्या नहीं है? कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब है बेटे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हेल्प से पार्टिकल्स के वेव नेचर को प्रूफ किया गया। अब इसमें क्या लिया गया बेटे? देखिए, एक तो लिया गया फिलामेंट। क्या लिया गया? फिलामेंट। फिलामेंट क्या काम करेगा बेटे? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसके साथ में एक इन्होंने लो टेंशन बैटरी लगा दिया। सपोज लो टेंशन बैटरी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। एक यहाँ पर लगा दिया हाई टेंशन बैटरी।
हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी के नेगेटिव को फिलामेंट से जोड़ दिया, तो जब फिलामेंट इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो रिपेल होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर एक ले लिया बेटे हमने यहाँ पर एनोड, क्या ले लिया, इसके बीच में हम थोड़ी स्लिट शो कर देते हैं, स्लिट मतलब होल जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ जाएगी। इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से, किससे जोड़ दिया, तो ये किसका काम करेगा, फिलामेंट किसका काम करेगा बेटे, कैथोड का, और ये किसका काम करेगा, एनोड का। और यहाँ पर ले लिया हमने एक निकल क्रिस्टल, क्या ले लिया बच्चों, निकल क्रिस्टल, ठीक है जी। निकल क्रिस्टल का एटॉमिक नंबर निकल का क्या होता है, आई थिंक 83 के आसपास है ना, 83 होता है मेरे ख्याल से। तो ये निकल क्रिस्टल ले लिया, सॉरी 83 नहीं होता, बिस्मथ का होता है वो। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे, बिस्मथ की बात बाद में करेंगे। अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमने, देखो बेटे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए एक बीम के रूप में जाके क्रिस्टल से टकराएंगे, निकल क्रिस्टल से, ठीक है। निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, जिस एंगल पर वो मुड़ेंगे उसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। उसे क्या बोलेंगे बेटे, स्कैटरिंग एंगल। और स्कैटरिंग एंगल को हम यहाँ पर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया और टकरा के मान लीजिए इधर मुड़ गया, तो ये आपके पास एंगल हो गया बेटे फाई, ये एंगल क्या हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक कलेक्टर लगा रखा है, क्या लगा रखा है बेटे, कलेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। और इसके ऊपर एक स्केल है, ये एक मूवेबल सिस्टम है, इसकी हेल्प से अलग अलग एंगल पर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट होंगे सेंसर्स की हेल्प से। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पता चलेगा कि 40 डिग्री के एंगल पर इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 50 डिग्री पर इतने मिले, 60 पर इतने मिले एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात क्या। इसके साथ में एक लगा होगा बेटे गैल्वेनोमीटर, क्या लगा होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा बेटे, हमें करंट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये जो इसे एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दिया, एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दिया तो वहां से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। करंट कब ज्यादा मिल रहा है, कब कम मिल रहा है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अंडरस्टूड है, ठीक है। यानी अलग अलग एंगल के ऊपर जब हम इसे मूव करते हैं तो ये बता रहा है कि इतने डिग्री के ऊपर करंट इतना है, इतने डिग्री पर इतना है, इतने डिग्री पर इतना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारे पास डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो मैंने रफली दिखाया। क्लियर हुई पिक्चर यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेविसन और जर्मर ने क्या किया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराए तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ किस किस के बीच में है, उन्होंने देखा कि जो करंट है वो कितने डिग्री एंगल के ऊपर और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है। जब हमने फिलामेंट को जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उन्होंने उस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया बेटे अप्रोक्सीमेटली 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक। कहां से कहां तक, अप्रोक्सीमेटली 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक, यानी 44 वोल्ट से शुरू करके 68 वोल्ट तक उन्होंने बढ़ाया लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को। और डेफिनेटली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग अमाउंट के अंदर निकलेंगे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या चेक किया बेटे, स्कैटरिंग एंगल फाई का ग्राफ आई के साथ, या आई का ग्राफ फाई के साथ, यानी कितने कितने डिग्री के ऊपर करंट क्या मिल रहा है। तो उन्होंने देखा, डेविसन और जर्मर ने इसमें यहां पर ये पाया कि जो करंट है वो मैक्सिमम मिल रहा है हमें 54 वोल्ट्स के ऊपर। कितने वोल्ट्स के ऊपर, 54 वोल्ट्स के ऊपर एंड 50 डिग्रीज के ऊपर। एंड यानी फाई की वैल्यू 50 डिग्री और वी की वैल्यू 54 वोल्ट के ऊपर आई जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है, करंट मैक्सिमम मिल रहा है। अंडरस्टूड और नॉट, कोई डाउट है किसी बच्चे को। अब यहां से उन्होंने एक लगाया ब्रैग्स लॉ, क्या अप्लाई किया बेटे, ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, ब्रैग्स लॉ हमें अलग अलग डायफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए, एक मिनट बेटे, हाँ जी ब्रैग्स लॉ क्या बताता है बेटे, ब्रैग्स लॉ ये बताता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जनरली एक्स रेज की यहाँ पर ब्रैग्स लॉ में बात की जाती है, जब आप ब्रैग्स लॉ को देखेंगे गूगल से, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडिएशन किसी क्रिस्टल से टकराता है, किसी क्रिस्टल से टकराता है, तो क्रिस्टल से टकराने के बाद वो डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा या मिनिमम बनाता है। और उसका nth ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है बेटे 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n यहां पर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा शो कर रहा है। तो अगर हम यहां फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा,
n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा लैम्डा। अब d क्या आएगा, d यहां पर है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। d क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन यानी जो भी क्रिस्टल आपने लिया है उसके एटम्स के बीच का सेपरेशन। तो निकल क्रिस्टल के लिए ये d की जो वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम। निकल क्रिस्टल के लिए कितनी है बेटे 0.91 into 10 to power minus 10 मीटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है ध्यान दीजिए। जो निकल क्रिस्टल है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम बात करें डायगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर अगर हम दिस थीटा एंड दिस थीटा ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये टोटल एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है बेटे 180 डिग्री का। तो यहाँ से हमें मिलता है थीटा फाई प्लस थीटा यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा क्या आ जाएगा बेटे 180 डिग्री माइनस फाई की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है बताइए बेटे। हमने बात की कि फाई के किस एंगल के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है बताइए 50 डिग्रीज के लिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 क्या आ जाएगा 130। तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा बेटे 65 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा 65 डिग्री। तो निकल क्रिस्टल के लिए d की वैल्यू तो रख दी जाएगी 0.91 एंगस्ट्रॉम और थीटा की जगह अगर हम रख दें 65 डिग्री तो हमें जो लैम्डा मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1.66 एंगस्ट्रॉम। बोलो बच्चे बात समझ आई क्या नहीं? आप भले ही कैलकुलेट कर लें इसे sin 65 डिग्री की वैल्यू और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब अभी हम इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की बात कर रहे थे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो क्या था बेटे 2.27 डिवाइडेड बाय √v। हाँ या ना बोलो? तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो 54 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम करंट मिला। तो 12.27 डिवाइडेड बाय √54 अभी हमने किया भी था, वो इसीलिए किया था कि जर्बर एक्सपेरिमेंट में हम इसका जिक्र करेंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा था 1.65 एंगस्ट्रॉम, यही तो आ रहा था ना। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्लोज रिलेशन में है कि नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। देखो 1.66 into 10 to power minus 10 और 1.65 into 10 to power minus 10 इनमें क्या फर्क है? अप्रोक्सीमेटली कोई भी नहीं। क्लियर हुआ? तो इससे ये पता चलता है कि एक तो एक्सपेरिमेंट जो ब्रैग्स लॉ बता रहा है वहां से हमें मिल रहा है जो कि डाइफ्रैक्शन के फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है वो डाइफ्रैक्शन मींस वेव नेचर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो दोनों जो वेवलेंथ है वो एक जितनी आ रही है। इसका मतलब डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं वो ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? सो फ्रॉम दीज टू वैल्यूज, one coming out of the Bragg's law and another is from this experimental value lambda we have calculated for an electron. ये दोनों values these are in close contact with each other, close relation with each other. So they conclude that de Broglie hypothesis was proved or it was right. It means waves are associated with moving particles. Waves are associated with moving particles. बोलो बेटे कोई बात समझ आई कि नहीं है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये था बेटे हमारे पास डेविसन एंड जर्बर एक्सपेरिमेंट और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछिए। है कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है।